नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक बलगतिकी का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से चीज़ों पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम आर्हेनियस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ेंगे और आखिरी में हम संघटन सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आर्हेनियस समीकरण से। वेग स्थिरांक तापमान पर निर्भर करती है और यह संबंध आर्हेनियस समीकरण द्वारा दिया जाता है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ वेग स्थिरांक लगभग दुगनी हो जाती है। अब देखते हैं आर्हेनियस समीकरण होता क्या है। K बराबर A e रेज़ टू दी पावर EA बटा RT, ये आर्हेनियस समीकरण होता है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये जो चीज़ें लिखी हुई है इसमें वो क्या क्या हैं। A को आवृत्ति गुणक के रूप में जाना जाता है, R को गैस स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, T जो होता है वो केल्विन में तापमान है, EA संक्रियण ऊर्जा है और K वेग स्थिरांक है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक अभिक्रिया है जिसमें H2 और I2 मिलके HI बना रहे हैं। इस अभिक्रिया में बीच में एक चीज बन रही है जिसे मध्यवर्ती कहा जा रहा है। मध्यवर्ती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरी अभिक्रिया के मध्य में स्थित है। इस मध्यवर्ती को बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे संक्रियण ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। संक्रियण ऊर्जा को शॉर्ट फॉर्म में EA के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम अंग्रेजी में एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और बातें आर्हेनियस समीकरण के बारे में। ये आर्हेनियस समीकरण का रेखा चित्र है, यानी कि ग्राफ है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के y एक्सिस में स्थितिज ऊर्जा है और x एक्सिस में अभिक्रिया निर्देशांक है। आप देख सकते हैं H2 और I2 की कुछ ऊर्जा है पहले, फिर H2 और I2 को हमने संक्रियण ऊर्जा दी और उससे संक्रियत संकुल बना और फिर संक्रियत संकुल बनने के बाद वो आखिरी में HI बन गया। तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि अगर हमें अपने अभिकारकों से उत्पाद बनाने हैं तो संक्रियण ऊर्जा बहुत ही जरूरी है। आप इस ग्राफ को अपनी कॉपियों में बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए तापमान 1 पर जो आर्हेनियस समीकरण है किसी भी एक अभिक्रिया का वो ये है। तापमान 2 के लिए आर्हेनियस समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। तापमान ही बदला है और कुछ नहीं बदला। अब अगर मैं जो पहला समीकरण है उसमें से दूसरे को घटा दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आप देख सकते हैं हमने पूरा इसको हल किया है। आखिरी में हमारे पास एक समीकरण आया है log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये हमारे पास एक आखिरी आर्हेनियस समीकरण आ गया। इस आर्हेनियस समीकरण की मदद से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और मैं आपको एक सुझाव भी दूंगा कि आप कुछ प्रश्नों को हल कर लीजिएगा इस समीकरण की मदद से, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक का प्रभाव। देखिए क्या होता है, आपने ये चीज बहुत बार सुनी होगी कि अगर हम किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का यूज करें या एक उत्प्रेरक का हम इस्तेमाल करें तो अभिक्रिया जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है या अभिक्रिया तेज चलती है। लेकिन वो अभिक्रिया तेज क्यों चलती है, आइए वो जानते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो ग्राफ है या जो रेखा चित्र है उसमें आप देख सकते हैं एक जो लाइन है वो उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया पथ है और दूसरा जो डॉटेड लाइन है वो उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया पथ है। तो आप देख सकते हैं जो उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया पथ है उसमें कम ऊर्जा लग रही है। तो कम ऊर्जा लगने के कारण उसमें कम संक्रियण ऊर्जा लग रही है। तो कम संक्रियण ऊर्जा लगने के कारण
जो हमारी अभिक्रिया है वो ज़्यादा तेज चल रही है। इसलिए ऐसा होता है कि जब हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो अभिक्रिया है वो जल्दी खत्म हो जाती है या फिर वो तेज चलती है। तो ये होता है अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं। संघटक सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में कोलिजन थ्योरी भी कहा जाता है। संघटक सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं को कठोर गोले के रूप में माना जाता है। ये जो कठोर गोले हैं ये जब टकराते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, ऐसा माना जाता है। और साथ में ये भी माना जाता है कि जब ये टकराव सही तरह से होगा तभी प्रतिक्रिया होगी, अगर ये अनिश्चित तरह से होगा तो ये प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी। इसको अंग्रेजी में इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। मतलब जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी हमारी जो प्रतिक्रिया है वो चलेगी, और जब इनइफेक्टिव कोलिजन होगा तब हमारी जो प्रतिक्रिया है वो नहीं चलेगी। जो संघटक सिद्धांत है उसके हिसाब से जो वेग है उसका एक समीकरण दिया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार है। वेग बराबर ZAB e⁻⁻ बटा RT। आप देख सकते हैं कि जो आर्रीनियस सिद्धांत था और जो संघटक सिद्धांत है उसमें जो वेग दिया गया है वो एकदम सेम है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ZAB और A का है। आर्रीनियस सिद्धांत में A था और यहाँ पर ZAB है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ बराबर है। तो ये था संघटक सिद्धांत। आइए अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं और आइए देखते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या चीजें सीखी। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने आर्रेनियस समीकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ा और आखिरी में हमने संघटक सिद्धांत पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इन सब चीजों को NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन सारे कंसेप्ट्स पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।